My voice is getting clear, online students. You are getting his voice or not? Please respond quick. Yes, ma'am. आ रहा है. All right, start. Start. Okay, all right, everyone. Please pay attention here. In the last class, I'll discuss and I give a presentation on the very important topic of joint stock company. In today's or last class, I gave the presentation of another very important chapter of business environments called elements of companies law. First of all, I start with some definitions of elements of company laws. As we now see that, start with the first historical definitions of the company. Company is made from the two important letters, cum and panis. Cum means together, we can say that eggs are, and panis means bread. If you meld two words and make a definition, then we create a definition, association of persons who took their meals together. And if you talk about the general definitions of our company, then company is incorporation or association of persons. Incorporation means, I can told you in the last class, joint stock company means registration of the company, and association of person, as we know that the company is the association of lots of persons, because company is not a sole proprietorship, it is a group of persons. That's why we can say that company means incorporations and associations of person. Next, we discuss the person. In joint stock company in the last class, I told you there are two types of persons. First, natural persons and artificial persons. Artificial joint stock company, I discuss our artificial person. आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में मैंने बताया था कि जिसको लॉ के नजर में जो होता है वो लीगल एंटिटी दिया जाता है, जिसको मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिस्कस किया था, जिसका हम बात करते जैसे फॉर्म हो गया, कंपनी हो गया, ट्रस्ट हो गया, मैंने बताया था। और नेचुरल पर्सन हो गया जैसे हम लोग हो गए, चाहे राम हो गया, श्याम हो गया, या सुमित हो गया, अंकित हो गया, दिस इज अ नेचुरल पर्सन। अगर हम बात करेंगे कंपनी के लीगल डेफिनेशंस के बारे में, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया गया है, वही चीज सेम चीज की कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि फॉर्म और रजिस्टर्ड होती है। दूसरा बात करते हैं फॉर्म और रजिस्टर्ड। हम जानते हैं कि कंपनी लॉ दो तरीके के होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट कंपनी लॉ और दूसरा होता है प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट कंपनी लॉ के बारे में, तो प्रेजेंट कंपनी लॉ जो होती है वो 2013 होती है, जिसमें से 470 सेक्शन होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शंस वाला, 470 सेक्शंस होते हैं। और प्रीवियस कंपनी लॉ की अगर हम बात करेंगे, तो प्रीवियस कंपनी लॉ में जो हमारे पास जो होता है वो कंपनीज एक्ट 1960, 1913 एंड 8082 होता है, जिसमें जो होता है वो 658 सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, कंपनीज एंड पार्टनरशिप के बारे में। अगर हम कंपनीज के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी जो होता है वो हमेशा कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, और पार्टनरशिप जो होता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है। अगर हम बात करेंगे कंपनी की, तो कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी होती है, जैसे मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप लोगों को बताया, अगर यू रिमेंबर दैट। एंड पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन। पार्टनरशिप में सेपरेट एग्जिस्टेंस जो है वो वर्क नहीं करता है। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्ट करता है, जैसे मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी में बताया था कि मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी के ऊपर जो होता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद। कंपनी और मेंबर्स को जो होते हैं वो दोनों जो होते हैं वो एक सेपरेट हो जाते हैं, तो मेंबर के आने और जाने से जो होता है वो कंपनी के ऊपर में जो होता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करेंगे अगर हम पार्टनरशिप के बारे में, तो पार्टनरशिप में यह जो होता है परपेचुअल सक्सेशन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि पार्टनरशिप जो होता है वो 2 या 4 या 5 पार्टनर्स की मिल के होते हैं। यहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल्स नहीं होते। अगर एक पार्टनर चले जाएगा तो यहाँ पे फॉर्म जो होता है वो कंपनी जो होती है वो बंद होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए जो होता है वो परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप में एग्जिस्ट नहीं करता है। बात करेंगे रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, हम जानते भी हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी में कराना जरूरी होता है, लेकिन पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं होता है। आप ओरल रजिस्टर करवा सकते हैं, और चाहे तो आप रिटर्न एग्रीमेंट भी करवा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन पार्टनरशिप में जो होता है वो रिटर्न को ज्यादा डेट लगेगा। लेकिन पार्टनरशिप में जो होता है वो रिटर्न को जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कैन एक्सप्लेन विद दिस वन एग्जांपल्स। अगर हम बात करते हैं कि चलिए अगर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे पार्टनरशिप को, तो हम एग्जांपल्स लेते हैं कि मान के चलिए कोई दो फ्रेंड है किसी स्कूल के, उन दोनों का इंटरनल एग्जाम होने वाला था, और वो दोनों फ्रेंड आपस में ये बात करते हैं
कि अगर इंटरनल एग्जाम में मेरा क्लास में अगर फर्स्ट पोजीशन आएगा तो मैं तुमको पार्टी दूंगा, और दूसरा फ्रेंड ये बोलता है कि अगर मेरा आएगा तो मैं दूंगा। अब ये होता है कि एग्जाम खत्म होता है, पहले वाला फ्रेंड जो था, मान के चलिए एक फ्रेंड ए है और दूसरा फ्रेंड बी है, तो मान के चलिए कि एग्जाम में इस बी वाले फ्रेंड का जो होता है वो फर्स्ट रैंक आ जाता है, और फिर सॉरी ए वाले का फर्स्ट रैंक आ जाता है, और बी वाला फ्रेंड कहता है कि जैसे तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पार्टी दोगे तुम्हारे फर्स्ट आने के बाद, तो तुम पार्टी दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखा गया कि इन दोनों के बीच में ओरल एग्रीमेंट हुआ था, इन दोनों के बीच में रिटन एग्रीमेंट, रिटन कंसेंट जो था वो इन दोनों के बीच में नहीं हुआ था। एग्जाम से पहले ये दोनों जो थे वो किसी पेपर पे साइन नहीं किए थे कि हाँ हम दोनों एग्रीमेंट बना रहे हैं, तुम भी पेपर पे साइन करो और हम भी पेपर पे साइन करते हैं कि होने के बाद तुम पार्टी दोगे, यहाँ रिटन एग्रीमेंट हुआ। तो फिर बाद में ये कहता है कि तुमने ये बात तो मुझे कहा नहीं था, ये अपने एग्रीमेंट से जो था वो मुकर जाता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो यही चीज से हम पार्टनरशिप में देखने को मिलता है कभी कभी, यहाँ तो फ्रेंड है तो चलो ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में जो होता है वो यही चीज जो होती है कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है पार्टनर्स के बीच। इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप में जो होता है वो रिटन एग्रीमेंट का जो होता है वो ज्यादा दिखा सकता है। अगर रिटन एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, तो बी जो होता है वो डायरेक्ट क्लेम कर सकता है कि देखो कि हमारे पास एग्रीमेंट है और हमने इस पेपर पे साइन किया था। तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप में जो होता है कहा जाता है कि रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर लायबिलिटीज के बारे में, तो इसकी लायबिलिटीज होती है वो इसकी लिमिटेड में। Yes ma'am, if you talk about liabilities, then liabilities of the company is limited by share. It means जितना शेयर होगा हम उतने के लिए लायबल होंगे। अगर हम 50 शेयर खरीदते हैं तो we are liable for only 15 shares. And liability by guarantee, it means we can say that the liability come after the insolvency of the company. But you talk about partnership, partnership is about unlimited liability. अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर आप पैसा नहीं चुका सकते हैं तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, पार्टनरशिप में स्टेट पे जा सकती है। नेक्स्ट वी मूव फर्दर एंड डिस्कस डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एंड क्लब्स। कंपनी इज a ट्रेडिंग एसोसिएशन, मतलब कंपनी हमेशा बिजनेस करने के पर्पस से बनाई जाती है। क्लब जो होता है वो नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशन होता है। नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशन कहने का ये मतलब होता है कि वो जो होता है अपने मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए और हेल्प करने के लिए बनती है। अगर हम बात करेंगे कंपनीज के बारे में, तो कंपनी जो होती है वो एक कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, क्लब के लिए जो होता है वो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं काफी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जिसमें सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अगर हम बात करेंगे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में, अगर बात करते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में, तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप लोगों को बताया होगा, अगर याद होगा, कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उससे मेंबर से अलग जो होते हैं उसकी एक लीगल स्टेटस हो जाती है, वो एक पर्सनैलिटी बन जाती है, उसका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस हो जाता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो उसके इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होते हैं, जहाँ पे मेंबर्स और कंपनी जो होते हैं क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहते हैं। और बाकी सारा जो है वो मैंने समझा ही दिया था। इसके बाद बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया, नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल, आई विल डिस्कस देन इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। इफ यू नीड मोर देन प्लीज yes next मैम आप ही तो बोल रहे स्पीड जल्दी जल्दी कर दो। Next we move, okay. Next we move difference between company and corporation. As you know that company is a small business or entity and corporation is a big business entity. Owners जो होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। और अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेशन की, सॉरी, इसके ओनर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। इसके जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में, जो कि एलिमेंट्स ऑफ कंपनीज लॉ में है। इसके बारे में मैंने सब कुछ बता ही दिया था आपको। अभी भी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे हम, तो वो हमने डिस्कशन किया है अभी यहाँ पे। लिमिटेड लायबिलिटी भी मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी में बता ही दिया था। परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटी टू स्यू, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी एक लीगल स्टेटस हो जाता है तो वो किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है और वो जो होता है वो अपने नाम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज के बारे में हमने डिस्कस कर ही दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीधा चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का, लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। इसको यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा। लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल,
Reading something fast. बोल रहे हैं lifting and piercing, what is the reason to write? लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग और कॉर्पोरेट बिल को लिखने से पहले हम सबसे पहले हम समझते हैं कि लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट बिल कहते हैं किसको। सबसे पहली बात कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमने लास्ट क्लास में जॉइंट स्टॉक कंपनी ये बात हमने समझा था कि जब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में हम ये बात कहते हैं कि कंपनी और उसके मेंबर्स ये दोनों क्या होते हैं, कंप्लीटली अलग हो जाते हैं। जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कंपनी का जब लीगल स्टेटस हो जाता है तो वहाँ पे कंपनी और उसके मेंबर्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने डिफरेंट केस में ये बात डिस्कस भी किया था कि कंपनी जो होते हैं और मेंबर्स बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब क्या होता है ना कि इसी बात का फायदा जो होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स उठाते हैं और वो क्या करते हैं कि कंपनी को आगे करके जो है कंपनी से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नाम का जो दीवार है, वॉल है, उसका यूज करते हैं और कंपनी के पीछे रह के जो होता है वो इलीगल कंडक्ट करते हैं, स्कैम का काम करते हैं और कंपनी को आगे करके जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का कोशिश करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब कोर्ट में ये बात पता चलती है, जब कोर्ट इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करता है और उस टाइम में आप ये नहीं कह सकते हैं कोर्ट के पास कि ये जो जितना भी हम काम कर रहे हैं, इलीगल कंडक्ट कर रहे हैं कंपनी के पीछे करके, वो हम कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, ये चीज आप नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जो होता है जब कोर्ट इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करती है तो कंपनी देखती है तो वो सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस का जो पर्दा होता है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, उसको क्या करती है, वो हटाती है। उसको क्या करती है, वो हटाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो सेपरेट लीगल एग्रीमेंट जो होते हैं आवाज के वाला Continue. Continue. तो वो क्या करते हैं कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का जो पर्दा होता है उसको हटाती है और जांच करती है और वो डायरेक्ट पकड़ती है कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को और मेंबर्स को, जो कि कंपनी को आगे करके जो वो क्या करते हैं, इलीगल कंडक्ट करते हैं। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट डील्स। इसके कुछ केस लॉ होते हैं, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट का, जिसको लिपमैन वर्सेस जॉन का केस कहता है। हम इसको समझते हैं, लिपमैन वर्सेस जॉन का केस। म्यूट करके रखो तुम, आवाज मुझे लगे। कोई बताओ यहाँ तक बोल दिख रहा है? एक मार्केट से ढंगा नहीं लाया है, क्या करोगे? Okay, we understand the first case about Lippmann and John. In this case इसमें क्या होता है कि Lippmann जो होता है वो अपना प्रॉपर्टी जो होता है वो जॉन को सेल करता है कुछ टाइम, लेकिन जब प्रॉपर्टी सेल करता है तो इसमें लिपमैन को जो होता है वो अपना फायदा नहीं दिखाई देता है। तो क्या करता है इसके लिए बाद में लिपमैन जो होता है वो अपना प्रॉपर्टी क्या होता है वो अपने इस कंपनी को सेल कर देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब जॉन अपने इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, अपने प्रॉपर्टीज के एग्रीमेंट के पूरा करने के लिए वो लिपमैन को बोलता है कि वो प्रॉपर्टी दे, तो जॉन क्या कहता है, लिपमैन क्या कहता है कि हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो इस कंपनी को सेल किया। जब ये अपने इस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए जॉन लिपमैन को बोलता है कि जो प्रॉपर्टी हम दोनों ने एग्रीमेंट किया था वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, तो लिपमैन बोलता है कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने अपने कंपनी को क्या किया था, सेल कर दिया था। तो जॉन क्या करता है, लिपमैन के ऊपर जो होता है वो केस फाइल कर देता है। जब कोर्ट इस चीज को देखती है, लिफ्टिंग और पियर्सिंग और कॉर्पोरेट बिल का इस्तेमाल करती है और इसके ऊपर देखती है, तो कोर्ट ये चीज देखती है कि ये कंपनी जो लिपमैन के द्वारा खोला गया है ना, वो कंपनी इसीलिए खोला गया ताकि वो इस प्रॉपर्टी को जो है वो इस कंपनी को सेल कर सके। और इस कंपनी में जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंबर थे, एक जो था वो जॉन एक लिपमैन जो था वो खुद था और एक उसका कोई फ्रेंड था। तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चीज देखती है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये जो है वो
अगेंस्ट द लॉ था, ये इलीगल कंडक्ट किया जा रहा था, क्योंकि लिपमैन ने जो था वो अपने एग्रीमेंट से बचने के लिए जो था वो अपने प्रॉपर्टी को इस कंपनी को सेल किया था, और इस कंपनी को खोला इसीलिए गया था ताकि जो है वो एग्रीमेंट से बचा जा सके। जब लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग और कॉर्पोरेट बिल का यूज हुआ तो कंपनी जो था वो क्या किया कि देखा कि ये जो होता है वो अगेंस्ट द लॉ था, उसने क्या किया कि इसके इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए इसने जो था वो कंपनी लिपमैन और उसके कंपनी दोनों के ऊपर जो था वो केस फाइल किया। उसने डायरेक्ट लिपमैन को कहा कि आपने जो जॉन के साथ एग्रीमेंट किया आप उसको जो है वो पूरा कीजिए। तो ये हमारे पास जो था वो इसका पहला केस था। दूसरा हमारे पास केस आता है कंपनी हैड ए क्लॉक ऑन सैम ऑन वर्सेस गिलफर्ड मोटर का। Okay, and discuss the second और very important case हॉर्न एंड गिलफर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि हॉर्न जो होता है वो गिलफर्ड मोटर्स कंपनी में काम करता है, वो उसका एम्प्लॉय होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गिलफर्ड कंपनी जो होती है वो हॉर्न के साथ एक एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट ये करती है कि जब हमारे कंपनी में आप काम करेंगे कौन आ जाएगा सॉरी। यहाँ पे क्या होता है कि हॉर्न जो होता है वो गिलफर्ड मोटर्स कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है यहाँ पे। जब गिलफर्ड मोटर कंपनी जो होती है वो हॉर्न के साथ एक एग्रीमेंट करती है, और एग्रीमेंट ये करती है कि आप हम जब हमारे कंपनी में काम करोगे तो आप ना हमारे कंपनी के किसी मेंबर कस्टमर को आप सोल्यूट करोगे, ना आप हमारे कंपनी के अगेंस्ट जाके आप किसी भी तरह के क्या करोगे ट्रांजेक्शन का काम करोगे। लेकिन ये एग्रीमेंट जो होता है वो हॉर्न क्या कर लेता है, साइन कर लेता है, लेकिन बाद में क्या करता है कि वो एक अपना कंपनी खोल लेता है जो, और वो वही वर्क परफॉर्म करता है जो गिलफर्ड मोटर्स करता है। और वो क्या करता है कि अपना काम कंपनी खोल के और गिलफर्ड के मोटर्स के जितने भी एम्प्लॉयज है उसको क्या करता है वो सोल्यूट करने का काम करता है। वो इसके एम्प्लॉयज के थ्रू क्या करता है वो ट्रांजेक्शन करने का काम करता है। ये बात जब गिलफर्ड कंपनी को पता चलती है तो वो क्या करती है कि वो सीधा सीधा हॉर्न और उसके कंपनी के ऊपर में क्या करती है वो केस फाइल कर देती है। जब कोर्ट इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करता है लिफ्टिंग और पियर्सिंग और कॉर्पोरेट बिल्स का यूज करके, तो ये देखता है कि एक कंपनी जो खोला गया है वो किसी इलीगल कंडक्ट करने के लिए खोला गया, और वो खोला ही इसीलिए गया ताकि गिलफर्ड की कंपनी के जो मोटर्स के जो एम्प्लॉयज है वहां से क्या कर सके वो इसको सोल्यूट कर सके और वहां से ट्रांजेक्शन किया जा सके। तो जब ये कोर्ट इस चीज पे देखता है तब वो सोचता है कि कंपनी जो है वो अगेंस्ट द लॉ था जिसको सिर्फ इलीगल कंडक्ट करने के लिए खोला गया है। तो बाद में कोर्ट क्या करता है कि हॉर्न और इसके कंपनी दोनों के ऊपर में क्या करता है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, और हॉर्न को जो होता है वो हॉर्न के ऊपर में केस करता है, और उसके कंपनी को जो होता है वो क्या करता है वो बंद करने के लिए कहता है। तो ये हमारे पास क्या था इसके दूसरा और काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास केस लॉ था। तीसरा केस लॉ जो होता है वो हम बात करते हैं किसके बारे में। Sorry for the interruption, madam. You told us that there established a contract between Ford and Gifford, and Ford is an employer of Gifford Motor. So here, you can say that Ford formed a new company, and he started selling the spare part of the Ford Motors in his company. He approached Gifford Motors company and he said transaction with Gifford Motors company and sell the properties of company in a new company. You will do the same work performed that your Gifford company. And also there and transaction was there's no transaction. That there was Gifford Motors ने Ford को कहा कि you will not share any confidential document to the outside of the world. Okay. Next, our third or important is the evaluation of tax.
इवोल्यूशन में टैक्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो जब एक प्रिंसिपल कंपनी अपने टैक्स शेयर से बचने के लिए जब अपनी एक सेम टाइप की 2-3 और कंपनी खोलती है, ताकि अपने जितने भी टैक्स पेमेंट हो सके वो इस कंपनी में दे सके, अपने एसेट्स को इसमें अपने मल्टीपल कंपनीज में ट्रांसफर कर सके, इसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ टैक्स का केस कहते हैं। लेकिन ये क्या था कि हमारे लिफ्टिंग और पियर्सिंग और कॉर्पोरेट डील्स के लॉ को क्या था, वो अगेंस्ट था। इसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ टैक्स का केस कहते हैं। जब ये नॉर्मली उस टाइम किया जाता है जब कोई कंपनी अपने टैक्स पेमेंट से बचने के लिए ये काम करती है, तो अपना प्रिंसिपल एसेट जो है, प्रिंसिपल कंपनी जो है वो अपने एसेट्स क्या करती है, इन सारे मल्टीपल कंपनीज में क्या करती है, वो ट्रांसफर करती है। इसीलिए जो होता है वहां प्रिंसिपल कंपनी अपने इस सारी कंपनी को क्या करती है, वो ओपन करती है। आखिरी और इंपॉर्टेंट केस जो है वो नेक्स्ट हमारे पास होता है डैमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल एंड टायर कंपनी का, जिसको हम समझते हैं थोड़ा लंबा है। यहाँ तक दिख रहे हैं। Next we understand the last case of the lifting and piercing corporate bill, German tire and rubber manufactured and Daimler Continental Limited company। फर्स्ट ये क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं कि ये जो जर्मन सिटीजन्स होते हैं अपने टायर और रबर मैन्युफैक्चर की बिजनेस करने के लिए वो जर्मनी में क्या करते हैं, एक कंपनी खोलते हैं। और सेम तरीके कंपनी वो वहां पे एक डैमलर जिसका नाम था डैमलर कंपनी लिमिटेड, वो क्या करते हैं, वो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि ये जर्मनी में जो इन्होंने कंपनी खोला था ये इसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स थे वो क्या कर सके, वो इंग्लैंड में आके वो सेल कर सके। इसलिए वहां पे यहाँ पे जो था वो डैमलर कंपनी लिमिटेड खोला गया। इस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो सारे क्या थे, जर्मनी के थे, लेकिन इसका एक शेयर होल्डर सिर्फ किसका था, इंग्लैंड का था। अब ये क्या था कि ये इंग्लैंड की जो कंपनी थी वो इंग्लैंड की ही एक और कंपनी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल टायर और रबर कंपनी, इसके साथ वो क्या कर रही थी, काफी टाइम से ट्रांजेक्शन कर रही थी, काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रही थी इसके साथ। अब ऐसा अब एक रूल होता है कि जब आप किसी देश के साथ वॉर में आ जाते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग आप उस देश के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आप उस देश के एलियन इनेमी हो जाते हैं आप उस देश के। तो क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 1 बिटवीन इंग्लैंड और क्या हो गया, वो जर्मनी के बीच में हो गया था। अब बात ये हुआ कि इंग्लैंड की जो कंपनी थी डैमलर कंपनी लिमिटेड, वो ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल टायर और रबर के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रही थी। तो डैमलर कंपनी जो था वो कॉन्टिनेंटल टायर और रबर कंपनी को क्या बोलता है कि आप हमको पेमेंट दीजिए, वो इससे पेमेंट की मांग करता है। लेकिन इंग्लैंड की कंपनी ये कहती है कि अगर हमने डैमलर कंपनी को पेमेंट किया, इसका मतलब ये बात हो गई कि हम डायरेक्ट अपने इनेमी कंट्री को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था। लेकिन डैमलर कंपनी ये बात कहती है कि ये कंपनी जो है वो तो इंग्लैंड की कंपनी है, तो फिर आपको पेमेंट ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत होगी। तो इसको लेकर कॉन्टिनेंटल टायर और रबर की जो ये इंग्लैंड की कंपनी डैमलर कंपनी जो थी वो क्या करती है, कोर्ट में केस फाइल करती थी। जब कोर्ट लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग कॉर्पोरेट बिल का यूज करके ये चीज देखती है तो ये कहती है कि इस जो डैमलर कंपनी है
जो कि इस कॉन्टिनेंटल टायर और रबर कंपनी के साथ काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रही थी, तो देखा गया कि इस कंपनी का जो एक शेयर होल्डर था वो बस इंग्लैंड का था, बाकी सारा शेयर होल्डर जो था वो इसका क्या था, जर्मनी का था। इस कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट थे वो सारे जर्मनी के थे, इस कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो सारा जर्मनी का था, इसके जितने भी शेयर होल्डर थे जो सारे शेयर सब्सक्राइब करके रखे थे वो सारे के सारे कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इसका सिर्फ एक शेयर होल्डर जो था वो कहाँ का था, वो इंग्लैंड का था। तो जब कोर्ट इस चीज को देखती है तो ये समझ कहते हैं कि इस कंपनी जो था वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट किसको अप्रोच करती है, वो जर्मनी को अप्रोच करती है, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स जो क्या है, जर्मनी के हैं। इसके हिसाब से कोर्ट जब लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का यूज करती है तो कहती है कि आप जो है वो इसको एज एनिमी कंट्री, एज एलियन कंट्री जो है आपको डेमलर और कॉन्टिनेंटल टायर और रबर कंपनी को किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन देने का जो है वो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शन दोगे तो माना जाएगा कि आप वर्ल्ड वॉर के टाइम डायरेक्ट अपनी एनिमी कंट्री के साथ जो हो सकता है क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो यही हमारे पास जो था वो टायर और रबर मैन्युफैक्चर का जो था वो हमारे पास इसका आखिरी केस था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे तो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन, दूसरा लायबिलिटीज के बारे में और तीसरा होता है हमारे पास कंट्रोल के बारे में। अगर हम इनकॉर्पोरेशन के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, चार्टर्ड कंपनी होती है। चार्टर्ड कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं जो कि राजा महाराजा के द्वारा बनाया गया कंपनी होता है। जैसे हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। दूसरा हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में, जिसको हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो कि पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू पास होता है। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू जो होता है वो पास होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि 1955 से पहले और 2013 में रजिस्टर्ड हो और रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 1956, 1913 और 1886 क्या होता है वो पास हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। तो लायबिलिटीज के बारे में हम जानते हैं कि लिमिटेड बाय गारंटी जो कि इंसॉल्वेंसी के टाइम पे होता है, और दूसरा बाय शेयर जो कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लायबिलिटी होता है। मतलब जितना शेयर होगा आपके पास आप उतने के लिए क्या हो गया, वो लायबल होइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल। सबसे पहले होती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होता है जिसका 50 शेयर 51% से ज्यादा शेयर किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास होता है। नेक्स्ट होता है सब्सिडियरी और होल्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपनी होता है, जिसका होता है कि मोर देन जिसका हाफ ऑफ द शेयर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, होल्डिंग कंपनी का। और नेक्स्ट होता है फॉरेन कंपनी जिसका 51% शेयर कैपिटल जो होता है किसका होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी होता है। एक इंपॉर्टेंट और कंपनी आता है जिसको हम कहते हैं सेक्शन ए कंपनी, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। यस मैम, जिसका 51% शेयर कैपिटल में फॉरेन के पास। होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी। शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट के पास होगा। तो होल्डिंग कंपनी सब होल्डिंग कंपनी और फॉरेन कंपनी के डिफरेंस क्या होगा? अमेज़न नाम की ये कंपनी है, फॉरेन कंपनी। कैसे फॉरेन कंपनी? मैम क्लास में साउंड नहीं आ रहा। कंपनी बाहर है लेकिन काम कंट्री में अगर कर रही है तो वो फॉरेन, ठीक है। और वो ये सब सीधे आपका यही हम स्किल्स से बोल रहे हैं, वो तो आपका रिपीटेशन वाला टॉपिक है, तो टीचर्स वगैरह होता है। इन टॉपिक ये है तो आराम से आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और कंपनीज के बारे में। दिस इज कॉल्ड सेक्शन ए कंपनी। सेक्शन ए कंपनी मींस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई जाती है। इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट जो होता है वो एक सेक्शन ए कंपनी होती है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए सेक्शन ए कंपनी। यस मैम, सेक्शन ए सेक्शन 8 कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट हम जिस देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी।
अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में, तो पब्लिक कंपनी में जो होते हैं वो मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और अनलिमिटेड मैक्सिमम का जो होता है वो कोई लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनीज के बारे में, तो प्राइवेट कंपनी में जो होते हैं वो मिनिमम स्क्रीन में बस यही है कि मतलब उसका भी लिखा है। देख रहे हो? Okay, sorry. Next we move the further difference between public companies and private companies. If we talk about the difference between public company and private company, first we take members. If we talk about the members, then minimum members of the public company will be 7 and maximum members of the public company will no limited. अगर बात करेंगे प्राइवेट कंपनीज के बारे में, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होता है और मैक्सिमम की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू 1956 के अकॉर्डिंग 50 मेंबर्स, और अगर हम बात करेंगे 2013 के अकॉर्डिंग तो उसके लिए हमारे पास कितने मेंबर्स चाहिए? टोटल 200 मेंबर्स चाहिए। अगर हम पेड अप कैपिटल की बात करेंगे तो पेड अप कैपिटल जो होता है वो इसका 1 लाख, सॉरी पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 लाख होता है, इसका जो होता है वो प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 लाख होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है पब्लिक कंपनी में जिसको हम कहते हैं आरएल, सॉरी प्राइवेट कंपनी में जिसको हम कहते हैं आरएलपी। आरएलपी मींस रेस्ट्रिक्शन होता है शेयर होल्डर्स के ऊपर में, लिमिटेशन होता है हमारे पास क्या कैपिटल जो बताया है, कैपिटल होता है प्राइवेट सेक्टर का 5 लाख होता है और पब्लिक सेक्टर का पेड अप कैपिटल 1 लाख होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक टर्म होता है यहाँ पे आरएलपी प्राइवेट कंपनी में माना जाता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन होता है शेयर होल्डर्स के ऊपर में, लिमिटेशन लगा होता है मेंबर्स के ऊपर में, और प्रोविजन की बात करेंगे तो वो होता है हमारे पास किसके ऊपर में? तो प्रोस्पेक्टस के बारे में। आखिरी हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोल एंड 1% कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप बस हो गया, मैं बात चलूं हो गया मैं नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड 1% कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है लेकिन 1% कंपनी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा पेज लिखे हैं? क्या कौन पेज लिखे हैं ना वो? नेक्स्ट हम बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। तो लायबिलिटीज होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेड होती है, लेकिन 1% कंपनी की जो होती है वो क्या होती है? वो अनलिमिटेड होती है। अगर बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में तो ऑनर और बिजनेस जो होता है उसका सिंगल एंटिटी होता है, लेकिन 1% कंपनी के बारे में हम बात करेंगे इसका जो होता है बोथ जो होता है वो सेपरेट एंटिटी होती है। दैट्स ऑल अबाउट कंपनी। थैंक यू।